नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड दौरा आज। नैनीताल के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम। रामलीला मैदान में खड़गे करेंगे एक जनसभा को संबोधित। 12 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रामलीला मैदान में हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की भी उम्मीद। ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आज उत्तराखंड दौरा है। हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में पहुंचेंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और रामलीला मैदान में हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। हल्द्वानी में उनका कार्यक्रम है, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, किस समय पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने से पहले की? देखिए, जो है वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहली बार कुमाऊं के दौरे हल्द्वानी में पहुंच रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा पिछले 3 दिनों से लगातार तैयारी कर ली गई थी, और रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जो है प्रदेश प्रभारी की शैलजा यहाँ पे पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष और जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोंदियाल, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। और तमाम जो नेता यहाँ पे यहाँ पहुंच चुके हैं। और लगभग 12 बजे यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचेंगे। एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेके कांग्रेस में काफी उत्साह। पर ये भी बताया जा रहा है कि 2027 को लेके कांग्रेस यहीं से शंखनाद करने शुरू जा रही है, और जिसके लेके एक बैठक भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कल की गई थी और आज भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव का यहाँ पे आज कांग्रेस ने शंखनाद करना प्रारंभ कर दिया है। जी, लेकिन ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम भी है पंकज? और जैसे इलेक्शन से पहले ये दौरे हैं, ये कितनी संजीवनी बनकर भी उभरेंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस का जो मेन फोकस उत्तराखंड में, क्योंकि इससे पूर्व भी राहुल गांधी देहरादून आए थे, उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया था। और सबसे बड़ी बात है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समीकरण यहाँ पर बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि 2027 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कल जो प्रेस वार्ता जो प्रदेश प्रभारी है शैलजा ने की थी, तो साफ तौर से कहा था आज जिस प्रकार से कांग्रेस विनाश की ओर जा रही है, उससे जनता जान चुकी है, जनता त्राइस हो चुकी है। और जनता का साफ तौर से कहना है 2027 में कांग्रेस को बिठाई जाएगी। अगर सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पीएससी यहाँ पर बुला दी गई है, और स्थानीय पुलिस यहाँ पे पूरी नैनीताल उधम सिंह नगर की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर भी काफी सतर्कता बरती है, खुफिया एजेंसी यहाँ पर सतर्क है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गदगद होती दिखाई दे रही है। जी, ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की भी उम्मीद है पंकज? देखिए, जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिनिधि का दावा था कि लगभग जो है 20 से 30 हजार जो है यहाँ पे जो है कार्यकर्ता रहेंगे यहाँ पे सभा को संबोधित। ये आम सभा नहीं, कार्यकर्ताओं की यहाँ पर सभा रखी गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित किया जा रहा है, और जिसमें 20 से 30 हजार जो है यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून में। 16 करोड़ के पुल के अप्रोच रोड धंसने की बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर तत्काल प्रभाव से किए गए निलंबित। दून के नंदा की चौकी अप्रोच रोड धंसने के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देहरादून में 16 करोड़ के पुल के अप्रोच रोड 16 दिन में धंस गई थी। जांच रिपोर्ट में तकनीकी स्तर पर गंभीर खामियां और अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली। तीनों अधिकारियों के खिलाफ अलग अलग कार्यालय आदेश भी जारी किए गए हैं। रिवर डाइवर्जन वर्क और रिवर ट्रेनिंग मेजर्स को भी किया गया था नज़रअंदाज। तो डिज़ाइन कंसल्टेंट और प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंट की भी भूमिका पर भी सख्ती। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 बड़े अधिकारियों पर ये गाज गिरी है।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्य सेवक सदन देहरादून में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्धि हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बीजेपी सरकार निरंतर काम कर रही है। राज्य के अनेक पारंपरिक हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त भी हुआ है। सरकार अलग अलग योजनाओं, मेलों, प्रदर्शनियों और विपणन मंचों के माध्यम से बुनकरों और हस्तशिल्प कारीगरों को बेहतर अवसर भी उपलब्ध कराते हुए इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा को नई ऊर्जा मिली है। आज देश के शिल्पकार और बुनकर अपनी अद्भुत कला के बल पर वैश्विक पहचान भी बना रहे हैं। दिवस के अवसर पर अभी हम सब ने जिनका संबोधन सुना, एमएसएमई एवं ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री आदरणीय भरत चौधरी जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, उपाध्यक्ष हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद श्री वीरेंद्र दत्त सिंहवाल जी, श्री गोविंद सिंह पिलखवाल जी और सचिव एमएसएमई और सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, इसके सदस्य श्री इंदर सिंह बिष्ट जी, सुशील रावत जी, शांतनु बिष्ट जी, हमारे मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य सभी विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से, सीमांत क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारी बड़ी संख्या में हमारी उपस्थित मातृशक्ति, हमारी बहनें, और अब तो जो भी कार्यक्रम होता है उसमें रेशियो जो है 70-30 अक्सर रहता है, लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ तो 90-10 है। ऐसी सभी मेरी बहनें, उपस्थित सभी हस्तशिल्प से जुड़े हुए सभी हमारे भाई, सभी युवा साथी, मीडिया के हमारे सभी मित्र, हमारी बेटियां भी आई हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा यहाँ पहुंचने पर मुझे पुष्प देकर मेरा स्वागत किया। मैं भी उन दोनों का यहाँ पर बहुत उनका सबका स्वागत, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी हमारे प्रतिभाशाली शिल्प के क्षेत्र में, बुनाई के क्षेत्र में, लघु उद्यमों के क्षेत्र में काम करने वाले सभी भाइयों का, सभी बहनों का मैं मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके बीच में आज इस विशेष अवसर पर उपस्थित होकर सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है और क्योंकि आज का दिन हमारे उन सभी बुनकर साथियों को ये समर्पित दिन, उनके सम्मान का दिन है, जो अपने अथक परिश्रम से, अपनी जीवटता से और कठिन परिस्थितियों में, देख रहा था कि अभी वहां पर जो जब लास्ट में जिसके बारे में अभी बता रहे थे हमारे चौधरी जी कि किस प्रकार से वो जंगल से जो है उसकी छालों को निकाल के लाए हैं और उसमें से फिर बुनाई का मटेरियल निकाल रहे हैं, बुनाई का सामान निकाल रहे हैं और
और ये बहुत ही विशिष्ट कौशल है जो हमारी समृद्ध जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप सभी हमारे पारंपरिक शिल्प और लोक विरासत के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए विरासत में हमको सौंपा है, जो पूर्वज करते थे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा। हालांकि वो समय बहुत अभाव का समय था, परेशानियों का समय था, कष्टों का समय था, लेकिन फिर भी ये हमारी कला बहुत जीवंत थी, बहुत सजीव थी, जिसको आज पूरी देश और दुनिया मान रही है। आप सबने अपने परिश्रम और हुनर के माध्यम से न केवल हमारी इस अमूल्य धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आप सब काम कर रहे हैं, बल्कि आज देश और दुनिया में भी इसको एक बहुत नई पहचान आप सबके माध्यम से आज मिल रही है। नई पहचान दिलाने के आप बहुत बड़े ध्वजवाहक हैं। मैं कहूँ आप पहचान दिला रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके बीच में आज मुझे सीधे आप सबसे यहाँ पर मिलने का अवसर भी मिला। बाहर हमने प्रदर्शनी भी देखी और एक बिच्छू घास का बना हुआ आज मैंने सॉल भी जो है वहां पर खरीदा। नैनीताल सहित पूरे उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं की ओर से तमाम बूथों पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में देखा जा रहा है। अगर कोई गलती हो रही है तो निर्वाचन कर्मचारी और बीएलओ की ओर से उसको ठीक भी किया जा रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने तमाम बूथों पर जाकर स्थल निरीक्षण किया, साथ ही संचालित एसआईआर कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कहा कि अभियान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्य विकास अधिकारी देवेश शास्त्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में करीब 11,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन पूरा कर लिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के जरिए अंतिम पात्र सूची तैयार भी की जा रही है। प्रशासन ने 20 अगस्त तक बैठकों की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं अगस्त के अंत तक अंतिम सूची जारी कर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य भी रखा गया है। ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें हो रही हैं। आज हमने एक और प्रकोष्ठ भी खोला है कि आखिरी मोमेंट पे भी अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स भी आती उनका भी त्वरित निस्तारण करेंगे। आज हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए वो भी सितारगंज में बैठे हैं और इन्हीं ऐसी कोई जो कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन की हमने उनको कहा कि आप खुद जाके विजिट कीजिए उन क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है और हमें यहाँ पे आख्या दें, ताकि अगर कोई ऐसा संज्ञान में केस आता है जिसमें अपात्र को पात्रता बनाया गया है तो उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हमारे खंड विकास अधिकारी हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी अन्य कोई प्राइवेट आदमी भी हो, तो हम उसमें कठोर कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। उधम सिंह नगर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। जिला प्रोबेशन विभाग की टीमें लगातार स्कूलों, गांवों और ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दे रही हैं। साथ ही बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को गुड टच और बैड टच को लेकर भी सतर्क किया जा रहा है। अगर किसी को बैक टच है और केवल लड़कियों के साथ लड़कियों के साथ भी होता है, अगर किसी को कुछ पूछना है अभी जी, जैसे कि पता है आपको कि बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो भारत सरकार की हेल्पलाइन चलाई गई है 1098,
तो उसका पर्पज ये है कि बच्चों को हर टाइप के मैकेनिज्म की, अगर कुछ दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है तो वो कैसे स्वयं को बचा सकते हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं इन पे वो कॉल कर सकते हैं और क्या लीगल प्रावधान है। तो इन सब के बारे में बच्चों को, टीचर्स को, उनके अभिभावकों को जानकारी हो। तो इसीलिए जो है रोस्टर वाइज पूरे जनपद में जो है हर ब्लॉक में ये जागरूकता कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं। और इसका पर्पस ये है कि हमारे बच्चे जो है सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहे। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। लाखों लोगों को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी जारी किया है। लिहाजा एसआईआर सेंटर केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। वोटर लिस्ट में अपना नाम और पता सही कराने को लेकर सेंटर पर लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। सरकारी रिकॉर्ड में नामों की वर्तनी या जानकारी में गलतियों की वजह से पूरे उत्तराखंड में हजारों लोग विशेष गहन पुनर्निरीक्षण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देहरादून का रायपुर एसआईआर सेंटर भी ऐसा ही एक केंद्र है, जहां लोग अपनी चुनावी रिकॉर्ड में मौजूद गलतियों को ठीक करवाने की उम्मीद में कागजों के बंडल लिए लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आम समस्याओं में नामों की वर्तनी में अंतर और अलग अलग सरकारी दस्तावेजों में परिवार की जानकारी का मेल न खाना शामिल है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम व उम्र की विसंगति वाले नोटिस के लिए 11 में से कोई एक पहचान पत्र पर्याप्त है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर विवादित मामले मतदाता या परिवार के किसी सदस्य के नाम में अंतर से जुड़े हैं, जो अक्सर रिकॉर्ड के डिजिटल होने से पहले उनमें हुई गलतियों की वजह से होता है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ असली मतदाताओं के सामने एक और चुनौती यह है कि वे जरूरी दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे बाढ़, आग या किसी और हादसे में गुम हो चुके हैं। ऐसे मामलों में आवेदकों से कहा जा रहा है कि वे किसी भी उपलब्ध सहायक दस्तावेज को सत्यापन के लिए जमा करें। अधिकारी के अनुसार पूरे राज्य में 19 लाख से ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई है, जबकि लगभग 5.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी करके उनसे सत्यापन के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ मामलों में मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति जताने वाले लोग फर्जी हैं, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी ने लगातार विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का विरोध किया है। उसने यह भी कहा कि जिन लोगों को आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले अपील करने और दस्तावेज जमा करने का मौका दिया जा रहा है। इस विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और साफ सुथरा बनाना है। इसमें योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और डुप्लीकेट मृतक, दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके या किसी और वजह से अयोग्य लोगों के नाम हटाए जाएंगे। चुनाव अधिकारियों ने फिर से साफ किया कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले हर व्यक्ति को दस्तावेज जमा करने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। हाईकोर्ट से नगर पालिका को राहत मिलने के बावजूद मसूरी का वेडिंग विवाद थमता नहीं दिख रहा है। नहरेड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए दावा किया कि पालिका ने कोर्ट में गलत तथ्य रखे। समिति ने कहा कि 3 वेंडिंग जोन सिर्फ कागजों में हैं और टीवीसी चुनाव में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई। बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह बदलने और समिति को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने का आरोप लगाते हुए नेताओं ने कहा कि सभी दस्तावेजों के साथ जल्द पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। वहीं समिति ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा और भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। हर 5 तारीख को इन्होंने चुनाव पुरानी जो लिस्ट इन्होंने जारी की थी, इन्होंने बताया था कि एलआईवाल के द्वारा हम लोगों ने इसकी जांच पड़ताल करवा दी गई है, तो उस जांच पड़ताल में बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने उनमें से बाहर किए हैं
और वो जो बाहर किए लोग उन्होंने फिर दोबारा कैसे सेलेक्ट कर लिए उसमें वही लोग चुनाव, यानी कि इसमें फर्जीवाड़ा किया। तो माननीय न्यायालय ने ये बताया कि यदि जो अभी जो कमेटी जो हमारी जो हाईकोर्ट नैनीताल में जो गई थी उसमें ये वाक्यांश कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला है कि यदि इस कमेटी को अगर ये लगता है, संस्था को ये लगता है, नीति पट्टी वालों को, कि जो नगर पालिका की जो एडवोकेट है, सरकार की जो एडवोकेट है, उन्होंने कुछ तथ्य अगर छुपाए हैं यहाँ पर बोलने हमारे संज्ञान में नहीं लाए हैं, तो आप रिकॉल दोबारा इस चीज़ को दोबारा आप कोर्ट में आ सकते हैं, बता सकते हैं, तो हमारा फैसला दूसरा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आया है, मैं इसको फैसला नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसको कोर्ट ने भी फैसला नहीं माना। इसको एक जो है अंतरिम ऑर्डर इसको माना गया है, और उस अंतरिम ऑर्डर के अंदर उन्होंने साफ लिखा है कि अगर याचिकाकर्ता को ये लगता है कि नगर पालिका के या गवर्नमेंट सरकारी वकील ने अगर आपके तथ्यों को घुमा फिरा करके या कहीं पर रोक करके जो है अपने तथ्य जो है सही ढंग से नहीं रखे गए, और आपको लगता है कि जिस वजह से जो है हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ सकता, आप जो है उसमें पूरे केस को रिकॉल कर सकते हैं, यानी आप इसमें जो है दोबारा जो है इसमें पिटीशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो, क्योंकि हमको तो फैसला लेना है, जब फैसला लेना है तो उसके लिए जो है हमको थोड़ा तैयारी भी करनी पड़ेगी, और अपनी जो हमारी रजिस्टर समिति है वो क्या फैसला करती है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो तो हम तभी बता सकेंगे जब हमारी कमेटी इसमें जो है अंतिम निर्णय लेगी। सी कमेटी है क्या, जो हमारे वेंडर्स को भी अभी तक पता नहीं है। टीबीसी का मत टीबीसी कमेटी के जो 10% 40% जो भी आदमी ले जाते हैं वो वेंडर्स की भलाई के लिए ले जाते हैं। इससे पहले जो टीबीसी कमेटी उसने तो बुराई करी, और अब जो मेंबर चुने गए हैं क्या उनको मालूम है, क्या उन्हें पता है कि वो मतलब अपने वेंडर्स के लिए क्या कर सकते हैं? उनकी अच्छाई में कदम उठाएंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले को बन के जितना पुरानी टीबीसी कमेटी ने हमारे सारे वेंडर्स को मतलब बेरोजगार कर दिया, ये आगे वाली टीबीसी कमेटी भी कहीं ऐसे ही जहां वो बैठे वहीं से वहां से भी ना जाए। चमोली के कर्णप्रयाग नगर के लिए राहत भरी खबर है। कर्णप्रयाग और सिमली में प्रस्तावित पार्किंग परियोजनाओं को आवास विभाग की विस्तृत वित्तीय समिति की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि आवास विभाग के सचिव आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित डीएफसी बैठक में कर्णप्रयाग और सिमली पार्किंग परियोजनाओं के वित्तीय और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए। करीब 3.74 करोड़ रुपए की लागत से कर्णप्रयाग में 22 4 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग और एक कमर्शियल हॉल बनाया जाएगा, जबकि लगभग 3.99 करोड़ रुपए की लागत से सिमली में 30 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग भी विकसित होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।